हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोअर साइड में जाके एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर में से पूछा जाएगा और हायर साइड में जाके 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। अगले 15 से 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ चाहूंगा और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि मैं आपको इसके ट्रैप में से बाहर निकाल के ले जाऊंगा किसी भी लेवल पर। अगर इंस्टीट्यूट जाना चाहे तो मैं गारंटी करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले कंटीजेंट एसेट क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट वो चीज है जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक, जल्दी से बोलिएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो होता है। एक ऐसा रिसोर्स, एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जिससे कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो होता है। दैट इज द एसेट। अभी मैं कंटीजेंट एसेट की बात नहीं कर रहा हूं, कंटीजेंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। लायबिलिटी क्या है? एक ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिससे कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होता है। तो सबसे पहले तो आप एसेट और लायबिलिटी के मीनिंग को समझिएगा। एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जिससे कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो होगा और लायबिलिटी एक ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिससे कि फ्यूचर में आपका इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा। तो दिस इज एसेट एंड लायबिलिटी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि कंटीजेंट क्या है, अब मैं आपसे पूछता हूं कंटीजेंट का मतलब क्या है। कंटीजेंट मीन्स ए सिचुएशन विच मे और मे नॉट हैपन। कंटीजेंसी इज ए सिचुएशन विच मे और मे नॉट हैपन। अब दोनों शब्दों को हम अटैच करते हैं, यानी कि कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट और एसेट को हम लोग अटैच करेंगे और फिर कंटीजेंट और लायबिलिटी को हम लोग अटैच करने वाले हैं। अब बात आती है सर कंटीजेंट एसेट क्या है। ध्यान से समझिएगा, कंटीजेंट एसेट क्या है, कंटीजेंट एसेट क्या है। सबसे पहले मैं शुरुआत के 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग लेक्चर के अंदर पूरा डिटेलिंग में भी लेटर बाय लेटर जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और सबसे लास्ट में एक यूनिक केस स्टडी जिससे एक ही केस स्टडी से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाने वाला है। 15 से 20 मिनट में तो मैं पूरा करा ही दूंगा आपको। कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट एसेट क्या है, ध्यान से समझिएगा। कंटीजेंट एसेट क्या है? एक पॉसिबल, टर्मोलॉजी पे ध्यान रखिएगा, पॉसिबल एसेट है। कंटीजेंट एसेट इज ए पॉसिबल एसेट arising out of past event, यानी कि पॉसिबल एसेट है arising out of past event, कुछ पास्ट की इवेंट है उसकी वजह से एक पॉसिबल एसेट है। एक पॉसिबल एसेट आपकी हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, जो वर्ड है, जो टर्मोलॉजी है, उन्हें बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। मैंने प्रोबेबल एसेट की बात नहीं करी, मैंने कहा पॉसिबल एसेट है, क्योंकि पॉसिबल और प्रोबेबल में भी डिफरेंस है और इंस्टीट्यूट इन्हीं ट्रैप के अंदर आपको फंसाएगा। ठीक है, तो कंटीजेंट एसेट एक पॉसिबल एसेट है, पॉसिबल को अंडरलाइन करना है, जो कि पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुई है, यानी कि अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट, जिसका कि होना या ना होना, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, जिसका कि होना या ना होना कुछ इवेंट पर डिपेंडेंट है। होना या ना होना डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन सम इवेंट, डिपेंडिंग ऑन सम इवेंट विच इज यानी कि जो इवेंट है विच इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम एंटिटी, जिस एंटिटी की हम बात कर रहे हैं उसके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज ए कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट एसेट एक पॉसिबल एसेट है, यानी कि पॉसिबल एसेट आपकी हो सकती है अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट, जो कि पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुई है, और अकरेंस ऑफ विच इज, यानी कि हो भी सकती है वो पॉसिबल एसेट, नहीं भी हो सकती, अकरेंस ऑफ विच इज डिपेंडेंट अपॉन एन इवेंट विच इज नॉट कंट्रोल्ड होली बाय द एंटरप्राइजेज। दिस इज ए कंटीजेंट एसेट। एग्जाम्पल समझिए, एंटरप्राइजेज ने किसी के ऊपर एक केस लगाया हुआ है, एंटरप्राइजेज ने किसी के ऊपर एक केस लगाया हुआ है, वो केस अभी पेंडिंग है। केस अगर एंटरप्राइजेज जीत जाती है, कोर्ट की वर्डिक्ट एंटरप्राइजेज के फेवर में आ जाती है, तो एंटरप्राइजेज को 10 लाख रुपए मिलने की संभावना है।
लेकिन केस का फैसला अभी हुआ नहीं है, अभी आपने केस लगाया है। तो ये जो एसेट पॉसिबल एसेट यानी कि ये 10 लाख रुपए आपके हो सकते हैं पॉसिबल एसेट है, ये अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट है। आपने कोई ना कोई पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से केस लगाया है, जिसकी वजह से आपको ये मौका मिला है, लेकिन डिपेंडेंट अपॉन ए हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट, नॉट होली कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइजेस। यानी कि जज आपके फेवर में जजमेंट सुनाएगा या नहीं सुनाएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपके फेवर में केस का फैसला आएगा या नहीं आएगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग एक फ्यूचर इवेंट है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कह देते हैं, एक जो एसेट पॉसिबल है जो हो सकती है आपकी भविष्य में, ऐसी चीजों को हम क्या कह देते हैं, कंटिजेंट एसेट बोल देते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन तो हम क्लियर कर ही लेते हैं, लेकिन ज्यादा जो उम्मीद है जो आपको फंसाया जाएगा 100%, 99.99% कंटिजेंट एसेट से क्वेश्चन नहीं आता है। जब भी आएगा वो कंटिजेंट लायबिलिटी का है। ट्रैपिंग पूरी की पूरी आपकी पूरा का पूरा जाल जो इंस्टीट्यूट बिठाएगा वो कंटिजेंट लायबिलिटी से बिठाएगा। पहले हम कंटिजेंट एसेट को पढ़ ही लेते हैं। A contingent asset is a possible asset. Contingent asset is a possible asset that arises from the past event. ये ध्यान रखिएगा, arising out of the past event है, possible asset है, आपकी asset हो सकती है, and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of uncertain future event. जिसका होना या ना होना वो इस बात पर डिपेंड करेगा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर, नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेस, जो कि एंटरप्राइजेस के कंट्रोल में नहीं है। It gives rise to the possibility of an inflow of economic benefit to the business entity. ये बिजनेस एंटिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट की पॉसिबिलिटी के इनफ्लो को दर्शाता है, यानी कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट के इनफ्लो होने की पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज कंटिजेंट एसेट। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज ए कंटिजेंट एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, आंसर इज नो। प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हमें ये साफ साफ बताता है कि होने वाली जो इनकम है जो हुई नहीं है, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि रिकॉग्नाइज तो नहीं होगी, लेकिन क्या ये डिस्क्लोज होगी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट? यस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज होगी, बट इट इज नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक स्टेप ये भी बनता है, क्योंकि जब मैं कंटिजेंट लायबिलिटी पर आऊंगा तो कंटिजेंट लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की जाती है, रिकॉर्ड वो भी नहीं की जाती। ठीक है, रिकॉर्ड ना तो कंटिजेंट एसेट होगी, ना ही रिकॉर्ड आपकी कंटिजेंट लायबिलिटीज होगी, लेकिन कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होती है। ये बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होती है, और बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, अगर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस के हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। कंपनी लॉ में आपने बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो उसे रिलेट कीजिए। तो जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, लेकिन बोर्ड रिपोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ से जो फंसाया जा सकता है क्वेश्चन कि क्या कंटिजेंट एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होती है, तो बच्चों को याद रह जाता है कि डिस्क्लोजर तो है, लेकिन वो कहाँ है, वो बोर्ड रिपोर्ट में है या कोई और अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्क्लोज भी नहीं होती है। ठीक है, दिस इज कंटिजेंट एसेट। मेन जो चीज है वो चीज है कंटिजेंट लायबिलिटी। अगले 10 मिनट में इसका भी मैं डर खत्म करने वाला हूं कि कंटिजेंट लायबिलिटी होती क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी को, कंटिजेंट लायबिलिटी दो तरीके से डिफाइंड है, ध्यान से समझिएगा, दो तरीके से डिफाइंड है। सारे काम छोड़ दीजिएगा, सारा का सारा फोकस यहां पर आना चाहिए। वो एक पॉसिबल, मैंने वर्ड यूज किया है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। जैसे कंटिजेंट एसेट में हमने डिफाइन किया था कंटिजेंट एसेट को, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन कंटिजेंट लायबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल पूरी डेफिनेशन वही है। सबसे ज्यादा जो ट्रैप है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो ट्रैपिंग है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी कंटिजेंट लायबिलिटी हो सकता है। मुझे इसी चीज के डिफरेंस को क्लियर करना है। ठीक है, पहले पॉसिबल ऑब्लिगेशन को समझ लेते हैं, उसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। arising out of past event, arising out of past event, arising, बीच में थोड़ा सा स्क्रीन चली गई थी। तो मैं आपको कंटिजेंट लायबिलिटी के दो पहलू बता रहा था कि एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है। सबसे ज्यादा जो ट्रैपिंग है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में। पहले हम पॉसिबल ऑब्लिगेशन खत्म कर लेते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन कंटिजेंट लायबिलिटी है arising out of past event,
जैसे कि कंटिनेंट एसेट हमने डिफाइन किया था, और अक्रेंस ऑफ विच इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ विच इज डिपेंडिंग अपॉन आवर फ्यूचर इवेंट, which is not controlled of the enterprises. This is contingent liability. बिल्कुल जैसे कंटिनेंट एसेट को डिफाइन किया था वैसे ही कंटिनेंट लायबिलिटी है। उसका एक पार्ट यही है कि पॉसिबल एसेट अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट, अक्रेंस ऑफ व्हिच इज डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट, व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम द एंटरप्राइज। तो ये तो बात समझते ही हैं। बिल्कुल जो कंटिनेंट एसेट का हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसका रिवर्स एग्जाम्पल कर देते हैं कि एक ग्राहक ने आपसे कोई गुड्स परचेज किया है और उसने एक लो सूट आपके खिलाफ डाल दिया है। तो लो सूट का फैसला आपके फेवर में भी आ सकता है, आपके अगेंस्ट भी आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक चांस बनता है कि वो आप केस हार जाएं। एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन बनता है, ऑब्लिगेशन है नहीं, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन बनता है। तो दिस इज ए कंटिजेंट लायबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, दिस इज ए कंटिजेंट लायबिलिटी। इसमें कोई भी डाउट हो मुझे बता दीजिए किसी भी तरह का। अब बात आती है कि सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे कंटिजेंट लायबिलिटी का काम करेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किस तरीके से कंटिजेंट लायबिलिटी का काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किस तरह से कंटिजेंट लायबिलिटी का काम करेगा। तो कंटिजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकती है बशर्ते कि दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटिजेंट लायबिलिटी का काम कर सकता है अगर ये बशर्ते कि दो कंडीशन सेटिस्फाइड करो। इट इज नॉट प्रोबेबल, अब मैंने पॉसिबल नहीं लिखा, इट इज नॉट प्रोबेबल, इट इज नॉट प्रोबेबल, इट इज नॉट प्रोबेबल। क्या चीज प्रोबेबल नहीं है? टू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट लायबिलिटी तो है लेकिन इट इज नॉट प्रोबेबल टू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये संभावित नहीं है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने के बाद भी। पॉसिबल और प्रोबेबल में भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि दोनों का मतलब एक जैसा ही निकलता है। ठीक है, तो इट इज नॉट प्रोबेबल टू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, या तो ये हो जाए या, ठीक है ना, अगर प्रोबेबल है आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, ठीक है ना, या तो ये संभावना हो जाए, या आपका ये हो जाए कि आप एक रीजनेबली सर्टेनिटी से उसका अमाउंट को आप ना निकाल पाए। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के साथ, दैट बिकम्स द कंटिजेंट लायबिलिटी। क्या चीज है कि इट इज नॉट प्रोबेबल टू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी कि ये प्रोबेबल नहीं है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो, या तो ये प्रोबेबल नहीं है, या आप उसकी जो अमाउंट हो रीजनेबली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, रीजनेबली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट बिकम्स द कंटिजेंट लायबिलिटी। पहले मैं इसको नोट से आपको पढ़ा देता हूं, इसमें बहुत बहुत कंफ्यूजन है, मैं खुद मान रहा हूं, लेकिन आप अगले 10 मिनट में इस कंफ्यूजन को बिल्कुल ही खत्म पाएंगे। तो यहीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैं कंटिजेंट लायबिलिटी की दोनों एंगल से डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। मीनिंग ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी, द टर्म कंटिजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, द टर्म कंटिजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज a possible obligation that arises from the past event। ये बिल्कुल कंटिजेंट एसेट से बिल्कुल मैच करती है डेफिनेशन। And existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of uncertain future event, not wholly within the control of the enterprises। पहली जो डेफिनेशन है कंटिजेंट लायबिलिटी की कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है arising out of the past event है, and existence of which depend upon occurrence or non-occurrence of a certain future event which is not fully controlled by the enterprises। This is contingent liability। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो वर्ड है वो है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? अब बात आती है जो सेकंड वाला पार्ट है कि कंटिजेंट लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आल्सो, कंटिजेंट लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आल्सो दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट। यहां तक मैच करती है डेफिनेशन, बट आगे से इसका रास्ता चेंज हो जाता है, बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन। दोनों में से कोई सा भी एक रीजन आ जाए, बिकॉज ऑफ इट इज नॉट प्रोबेबल। ध्यान से समझिएगा, यहां पर वर्ड है प्रोबेबल। पॉसिबल तो है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, but it is not probable that an outflow of resource of economic benefit will be required to settle the obligation। या तो it is not probable कि इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा, ये प्रोबेबल नहीं है, ठीक है, या और
A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. A reliable estimate of the amount cannot be made. एक reasonable estimate आप कर नहीं पा रहे हैं अगर present obligation है और probable भी है कि outflow होगा, probable भी है, यानी कि present obligation contingent liability कब बनता है अगर ये probable ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं probable भी है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि आप रीजनेबल एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी ये कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, या तो प्रोबेबल नहीं है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा तब वो कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी कंटीजेंट लायबिलिटी है इफ इट इज नॉट प्रोबेबल कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और ये प्रोबेबल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा बट you cannot find out the amount with a reasonable estimate, तो भी वो कंटीजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। अब सारी की सारी बात इस बात पर टिकी हुई है कि सर ये पॉसिबल प्रोबेबल ये डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा, ज्यादातर तो आपको वो ट्रैप में लैंग्वेज में ही फंसाएंगे, लेकिन मैंने एक रियल केस स्टडी भी आपके सामने रखी हुई है, वो लास्ट में मैं कराऊंगा, उससे आपको अगर वो केस स्टडी बना के भी देने लगे, अभी तक का कोई पैटर्न नहीं है वैसे केस स्टडी बना के देने का अकाउंट के पेपर में, लेकिन हो कुछ भी सकता है। जिस तरह से पेपर का लेवल ऊपर जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हर चीज की समझ लीजिए, मैं हर चीज की पॉसिबिलिटी को खत्म करना चाह रहा हूं कि अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं, इस लेक्चर को देखने के बाद किसी भी लेवल पर इंस्टीट्यूट जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन आप ये आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी। अब बात आती है कि सर पॉसिबल और प्रोबेबल में क्या डिफरेंस है। अब ध्यान से समझिएगा, पॉसिबल का मतलब ये है इट में हैपन, कोई चीज हो सकती है, पॉसिबल का मतलब है इट में हैपन, देयर इज ए चांस टू हैपन, देयर इज ए चांस टू हैपन, बट इट मे नॉट लाइकली टू हैपन। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, इट मे हैपन, देयर इज ए चांस टू हैपन, दिस इज द पॉसिबल। अ प्रोबेबल मीन द चांस हैज बिकम मोर लाइकली, चांस हैज बिकम मोर लाइकली। इसे भी मैं लिखवा देता हूं, पॉसिबल मीन, पॉसिबल मीन, पॉसिबल मीन देयर इज ए चांस टू हैपन, देयर इज चांस टू हैपन, और प्रोबेबल मीन chance has become more likely. Possible means there is chance to happen और probable means chance has become more likely. अगर देखिए आप सीए अटेम्प्ट कर रहे हैं या सीएस अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लें, ऑलवेज देयर इज चांस कि बच्चा अनसक्सेसफुल रह सकता है, कितनी भी मेहनत कर लें, देयर इज ऑलवेज ए चांस कि योर रिजल्ट इज नॉट इन योर फेवर, आप कितनी मेहनत करें, लेकिन आपकी मेहनत के आधार पर एक प्रोबेबिलिटी तो डिसाइड होती ही है। एक वो स्टूडेंट जिसका पुराना रिकॉर्ड भी बिल्कुल साफ सुथरा है, वो हमेशा 90s की रेंज में रहा है, 95, 97 की रेंज में रहा है, वो खाली उस रिकॉर्ड की बात भी नहीं कर रहे, उसने अच्छी तरह से अपनी क्लासेज, जो भी नोट्स थे, असाइनमेंट थे, एक क्वेश्चन उसने खुद करके चारों के चारों सब्जेक्ट में देखा है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, उसके जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, वो सारे उसने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके वो बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल देयर इज अ चांस कि वो फेल हो सकता है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी नॉट लाइकली टू राइज, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये घटना घटित हो, चांस तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये घटना अराइज हो कि आपके मार्क्स 200 से कम आए, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो दिस इज द कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर वो लाइकली टू अराइज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने लगे, यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ध्यान से समझिएगा, मैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन की तो बात ही नहीं कर रहा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑलवेज ए कंटीजेंट लायबिलिटी, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटीजेंट लायबिलिटी कब बनेगी, इफ इट इज नॉट प्रोबेबल टू लाइकली टू अराइज, अगर वो प्रोबेबल नहीं है, या तो ये प्रोबेबल नहीं है, या अगर प्रोबेबल है
तो रीजनेबली हम उसकी अमाउंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके वो कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगी। अगर प्रेजेंट लायबिलिटी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और प्रोबेबल है, लाइकली टू हैपन, और हम रीजनेबली एस्टिमेट भी कर पा रहे हैं, समझिएगा, अगर कोई चीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, प्रोबेबल भी है, प्रोबेबल भी है, और हम एग्जैक्ट अमाउंट को मैं सर्टेनिटी से तो नहीं लेकिन रीजनेबल एस्टिमेट हम कर पा रहे हैं, तो ये बनता है प्रोविजन। यानी कंटीजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी से बाहर आके ये बनता है प्रोविजन। आपने गुड्स सेल किए, डेटर पर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व बनाते हो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, और उसे आप रीजनेबली, मैं एक्यूरेसी से नहीं कह रहा हूं, रीजनेबली एस्टिमेट भी कर सकते हो। एंड प्रोबेबल है, यानी कि ये लाइकली टू अराइव के चांसेस ज्यादा हैं, लाइकली टू अराइव के चांसेस ज्यादा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी लाइकली टू अराइव के चांसेस ज्यादा हैं। तो सारी जब कंडीशन मैच करती हैं देन इट बिकम द प्रोविजन, और प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड होता है। जो प्रिंसिपल प्रूडेंस है वो रिकॉग्निशन के लिए कहता है कि प्रोविजन को रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती है, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। ऑल्दो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल प्रूडेंस ये कहता है कि आने वाली जो लायबिलिटीज हैं, आने वाले जो लॉसेज हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो क्यों रिकॉग्नाइज नहीं होता, केवल डिस्क्लोज ही होता है, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा अभी आपको। खाली ये कह के नहीं छोड़ूंगा कि रिकॉग्नाइज नहीं होता, आपने याद कर लिया, वो क्यों नहीं होता है। प्रोविजन रिकॉग्नाइज भी होते हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड का मतलब है जनरल एंट्री उनकी पास होती है, हर एक होता है खाली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो कंटीजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोज होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं, कंटीजेंट एसेट अभी मैं बता के आया हूं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होती है, वो नोट टू अकाउंट के अंदर भी नहीं आती, क्योंकि नोट टू अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेन पार्ट होते हैं, बोर्ड रिपोर्ट में आती है। लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी नोट टू अकाउंट में डिस्क्लोज होती है, मेन बैलेंस शीट या मेन पीएनएल में नहीं आती, वो तो रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो रिकॉग्नाइजेशन का प्रिंसिपल कंटीजेंट लायबिलिटी में नहीं लगता, लेकिन डिस्क्लोजर प्रिंसिपल लगता है, और वो नोट्स टू अकाउंट में आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। कंटीजेंट लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। अब रिपीट कर रहा हूं मैं, दोबारा से मैं फोकस चाहूंगा कि अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन इट इज नॉट प्रोबेबल कि आउटफ्लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, या तो प्रोबेबल नहीं है या रीजनेबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं आप, रीजनेबल एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट नहीं कर पा रहे हैं। प्रोबेबल तो है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, लेकिन रीजनेबल एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट नहीं, अगर ये नहीं है तो भी कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगी। अगर प्रोबेबल है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना और रीजनेबली एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट भी है, अगर तीनों चीजें मैच कर जाती हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोविजन, और प्रोविजन को रिकॉर्ड होना जरूरी है। एग्जाम्पल समझिए, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा रखा है, ठीक है ना, आप ड्रोअर में ड्रॉइंग के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो देयर इज ऑलवेज ए चांस कि ड्रॉई डिसऑनर कर दे उस बिल ऑफ एक्सचेंज का। उस केस में जो बैंक है वो किससे रिकवर करेगा, एंटरप्राइजेस से रिकवर करेगा ना, देयर इज ऑलवेज ए चांस, लेकिन चांस इज नॉट प्रोबेबल। अगर चांस प्रोबेबल नहीं है तो दिस इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, चांस इज नॉट प्रोबेबल, या प्रोबेबल अगर है तो रीजनेबल एक्यूरेसी से आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते अमाउंट का, तो दिस इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। यानी कि अगर आपने बिल डिस्काउंट करा रखे हैं तो ये नॉट टू अकाउंट में एंटरप्राइजेस की अगर आप कंपनी है तो डिस्क्लोजर चाहिए, दिस इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन नहीं बना सकते आप। गेट दिस पॉइंट, जल्दी से बताइएगा ये चीज क्लियर है आपको या नहीं है। इसी तरीके से आपने अपने किसी मित्र को बैंक से लोन दिलवा रखा है और अपनी पर्सनल गारंटी से लोन दिलवा रखा है, तो देयर इज ऑलवेज ए चांस कि आपका जो फ्रेंड है वो बैंक लोन ना चुकाए, उसकी वजह से आपको जो गारंटी आपने दे रखी है तो एक लायबिलिटी आपके सिर पर पड़ पड़े, सर पर आ सकती है आपकी लायबिलिटी। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि आपने गारंटी ले रखी है, लेकिन वो चांस क्या ऐसे हैं कि आउटफ्लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का प्रोबेबल है, क्योंकि वो प्रोबेबल नहीं है, चांस तो है लेकिन प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल का मतलब होता है जब परसेंटेज किसी चीज के होने की बढ़ जाए तो उसे कह देने लगते हैं प्रोबेबल, क्लियर है। तो तब ये बनती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कंटीजेंट लायबिलिटी बनती है। लेकिन वही चांस जब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वही प्रोविजन की कैटेगरी में चला जाएगा। यही एक डिफरेंस है कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन। जो पॉसिबल
ऑब्लिगेशन है जो प्रेजेंट नहीं है ऑलवेज ए कंटीनेंट लायबिलिटी। लेकिन जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो 3 कैटेगरी में फंस सकता है। वो आपका प्योरली लायबिलिटी भी हो सकता है, वो कंटीनेंट लायबिलिटी भी हो सकता है, और वो आपका प्रोविजन भी हो सकता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि कब वो कंटीनेंट लायबिलिटी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कब वो प्रोविजन की कैटेगरी में जाएगा और कब वो आपका लायबिलिटी में जाएगा। अगर प्रेजेंट लायबिलिटी है जैसे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जैसे कि कंटीनेंट लायबिलिटी में भी होता है। अब प्रोबेबल की बात नहीं है, हमें पता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा ही होगा और एग्जैक्ट अमाउंट भी पता है, तब ये लायबिलिटी है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और प्रोबेबल है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा तो ये प्रोविजन है। और प्लस अगर प्रोविजन तभी है जब हम एग्जैक्ट अमाउंट को रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन एक एस्टिमेशन, एक कोई ना कोई एक साइंटिफिक बेसिस, कोई ना कोई रीजनेबल बेसिस पर अगर हम एस्टिमेशन कर सकते हैं तभी प्रोविजन है। और अगर हम ये रीजनेबली एस्टिमेशन नहीं कर सकते, ऑल्दो प्रोबेबल है कि आपको पेमेंट करना पड़े प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो भी ये कंटीनेंट लायबिलिटी है। और अगर वो प्रोबेबल नहीं है तो भी आप कंटीनेंट लायबिलिटी है, क्योंकि आप प्रोविजन तभी मानेंगे जब एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोबेबल हो और प्लस उसका रीजनेबली एस्टिमेशन भी हो। लेकिन एक लायबिलिटी, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अगर प्रोबेबल नहीं है, नॉट प्रोबेबल कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो, या तो ये प्रोबेबल नहीं है, या अगर प्रोबेबल है लेकिन हम उसके अमाउंट को रीजनेबल एस्टिमेशन के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो भी आप कंटीजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब टॉपिक तो पूरा क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा और डिटेलिंग के लिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें, एन एंटरप्राइजेज शुड नॉट रिकॉग्नाइज, कंटीजेंट लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज नहीं होती है। और हाँ, ये मुझे बताना रह गया कि अब आप ये ट्रैप में फंस सकते हैं कि सर कंटीजेंट लायबिलिटी में तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एप्लीकेबल होता है, अगर आप उसे रिकॉग्नाइज कर भी लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, यहाँ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनली दो ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड विच यू कैन कन्वर्ट इनटू मनी। और मैंने एक चीज बताई थी आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कि या तो प्रोबेबल नहीं है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो, या अगर प्रोबेबल है, दूसरी चीज है कि रीजनेबल एस्टिमेशन नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट के प्रिंसिपल की वजह से कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं, ओनली डिस्क्लोज होती हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नॉट टू अकाउंट के अंदर। An enterprise should not recognize a contingent liability. A contingent liability required to be disclosed unless possibility of outflow of resource of economic benefit is remote. इसको ये भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो होगा, अगर वो रिमोट है, ना के बराबर है, 5%, 6% है, तो आप कंटीजेंट लायबिलिटी होते हुए भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं। आप कंटीजेंट लायबिलिटी तो हैं, दो अलग अलग बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी तो यहां से डेफिनेशन पता लग रही है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल। तो इन्होंने प्रोबेबल की यहां पर कोई परसेंटेज नहीं बताया, इन्होंने तो कह दिया कि आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट इट इज नॉट प्रोबेबल कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का फ्यूचर में आउटफ्लो हो, ये प्रोबेबल नहीं है, तो आप कंटीजेंट लायबिलिटी हैं। या दूसरी चीज कि रिलायबल एस्टिमेट आप नहीं कर पा रहे हैं ऑब्लिगेशन का, तो भी आप कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है प्लस आपका प्रोबेबल भी है इस बात की कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, प्लस आप लायबल एस्टिमेट भी कर पा रहे हैं, देन इट बिकम्स अ प्रोविजन। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, 4 नंबर हमें पक्के करने हैं। क्लियर है? लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी के चांस रिमोट हैं, ना के बराबर हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमें डिस्क्लोजर भी नहीं करना, उसमें हमें डिस्क्लोजर भी नहीं करना। प्रोबेबिलिटी के चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं, 15% है, 20% है, इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो होगा, लेकिन अमाउंट नहीं निकाल पा रहे तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगा। अगर प्रोबेबिलिटी के चांसेस और बढ़ जाते हैं, करीब करीब 50% से ज्यादा बढ़ जाते हैं, और रीजनेबल एस्टिमेशन आप कर पा रहे हो, देन ये कंटीजेंट लायबिलिटी से हटके प्रोविजन की कैटेगरी में फॉल करेगा। मेजरमेंट आप पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, केवल एक ही बात पर डिफरेंस है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में ही समझ में आता है, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपका प्योर लायबिलिटी भी हो सकता है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी भी हो सकता है, और वो प्रोविजन भी आ सकता है। तो 99% क्वेश्चन आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से ही आएंगे, पॉसिबल ऑब्लिगेशन से नहीं आएंगे, वो तो बड़ा सिंपल सा है। अदर लायबिलिटी में क्या होगा? ए लायबिलिटी इज डिफाइंड एज प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज व्हिच अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट।
कंटीनेंट लायबिलिटी, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमने किस तरह से डेफिनेशन दी है, इन केस ऑफ कंटीनेंट लायबिलिटी ईदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से ही अंतर दिया, वैसे तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन से भी अंतर निकाल सकते थे, लेकिन वो तो साफ पता लग ही रहा है कंटीनेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वो तो प्रेजेंट वो तो अदर लायबिलिटी कैटेगरी में जाएगी नहीं, लेकिन जो करंट ऑब्लिगेशन है वो कब कंटीनेंट लायबिलिटी है उसको यहां डिफाइन किया गया। ठीक है, अदर लायबिलिटी, द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और कंटीनेंट लायबिलिटी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर प्रोबेबल। यहां समझिएगा, प्रोबेबल, पॉसिबल और प्रोबेबल में डिफरेंस है। एग्जांपल ट्रेड पेबल, बैंक लोन, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट। कंटीनेंट लायबिलिटी के एग्जांपल क्लेम अगेंस्ट एंटरप्राइजेज नॉट एक्नॉलेज्ड एट डेट। तो मुझे मैसेज में डालिए कि जो क्लेम अगेंस्ट एंटरप्राइजेज नॉट एक्नॉलेज्ड एट डेट है, ये कंटीनेंट लायबिलिटी के कौन सी कैटेगरी में आएगा, पॉसिबल में आएगा या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में आएगा? जल्दी से बताइएगा, ये पॉसिबल में आएगा या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में आएगा? ये आएगा पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। गारंटी गिवन इन रेस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी, ये आएगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर। लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, ये भी आएगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अंडर डिस्प्यूट, ये आएगा पॉसिबल, अंडर डिस्प्यूट है, ये भी आएगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर। यानी कि लायबिलिटी तो है लेकिन अमाउंट कितना है कितना नहीं है, केस आप जीत भी सकते नहीं भी जीत सकते, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के अंदर फॉल करता है। डिफरेंस बिटवीन कंटीनेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, कई बार पूछ लिया जाता है, सीधे मैं डिफरेंस ही बता दे रहा हूं। प्रोविजन क्या है? प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट मीजरेबल यूजिंग एस्टिमेशन, यानी कि एस्टिमेशन संभव है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल सकते आप, लेकिन एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल एस्टिमेशन आप निकाल सकते हैं। कंटीनेंट लायबिलिटी में क्या? पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट विल अराइज ओनली सर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन एंड दोज इवेंट्स आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन से हमने डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से भी हम करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। कंपनी इज फेसिंग ए लॉ सूट from a customer claiming 50,000 for a defective product. The case is uncertain. If the court decides against them, they will pay, otherwise not. Provision, a provision meets the recognition criteria, यानी कि recognize होता है। Continuing liability fail to meet the same, ये recognize नहीं होता है। थर्ड, यहां से समझिएगा, थर्ड एंड फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। Provision is recognized when there is present obligation due to the past event or outflow of resources probable more than 50% chance, amount can be reliably estimated. प्रोबेबल है, चांसेस ज्यादा है, लाइकली टू हैपन के चांसेस ज्यादा हैं, देन इट विल बिकम प्रोबेबल। और अगर लाइकली टू हैपन के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम है, देन इट इज ए कंटीनेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, आउटफ्लो या तो प्रोबेबल नहीं है या अमाउंट आपका एस्टिमेटेड नहीं हो सकता। पॉसिबल ऑब्लिगेशन डिपेंडेंट ऑन सर्टेन इवेंट। फोर्थ, if management estimate that it is probable that settlement of obligation will result in outflow of economic benefit, it recognize a provision in the balance sheet। यानी कि किसी एडवाइजर ने सलाह दी कि आप केस हार सकते हैं, 70% चांसेस बात की, तो ये क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी है और चांसेस काफी हाई है, तो इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कंपनी लीगल एडवाइजर कंफर्म दैट in the pending case there is a 75% chance the company will lose and pay 10 lakh, recognize provision. But if the management estimate that it is less likely that any economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it disclose the obligation as a contingent liability. In another case, advisor believes there is only 20% chance of losing, only disclose in the note. और अगर ये चांस इतने कम हो जाए, रिमोट जिसे कहते हैं, तो आपको डिस्क्लोजर की भी जरूरत है। कंटीनेंट लायबिलिटी तो होगी, लेकिन डिस्क्लोजर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्क्लोज भी तब आपको करना है, देयर इज चांस बट चांस आर नॉट हाई। अगर परसेंटेज की बात करें, 50% से कम चांस है तो कंटीनेंट लायबिलिटी के रूप में आप उसे डिस्क्लोज करेंगे नोट टू अकाउंट में। 50% से ऊपर अगर चांस क्वेश्चन दिखलाता है तो आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए प्रोविजन। चलिए, ये फिनिश होता है। अभी मैं पार्ट ईयर क्वेश्चन पर भी आऊंगा, लेकिन पार्ट ईयर क्वेश्चन पर आने से पहले एक केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको पॉसिबल ऑब्लिगेशन टू एक्चुअल लायबिलिटी तक एक ही केस स्टडी के माध्यम से अलग अलग टाइम स्पेन पर किस तरीके से सिचुएशन बदलती रहती है, किस तरीके से जजमेंट चेंज होती रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ। एबीसी लिमिटेड सोल्ड ए मशीन टू एक्स। एबीसी लिमिटेड जो है एक मशीन जो है एक्स को बेचती है ऑन 1 अप्रैल 2026
On 15 July 2026, Act filed a legal claim of 10 lakh against ABC Limited, alleging that machine was defective, caused him financial loss. The following development took place. 15 जुलाई 26 को लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई। उसी दिन आपके वकील ने क्या कहा? एट दिस स्टेज देयर इज ओनली 21 पॉसिबिलिटी दैट एबीसी लिमिटेड विल लूज द केस इफ द कोर्ट डिसाइड अगेंस्ट द कंपनी एबीसी लिमिटेड में हैव टू पे 10। क्योंकि 20% चांसेस हैं आपके, तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकती है। तो पोजीशन द ऑब्लिगेशन इज पॉसिबल बट द आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंटीनियर लायबिलिटी के रूप में शो किया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, डिस्क्लोज इन द नोट टू अकाउंट बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज नॉट रिमूव। हाँ, रिमोट अगर होती है, अगर ये कह देते 5% 2% है, केस लगाया ही लगाया है, 2% चांसेस है, तो आप इसे डिस्क्लोज भी नहीं करते। 30 September, after examining the evidence, the legal advisor reviewed the case and stated, based on evidence available, there is now a 70%, 75% probability that ABC Limited will lose the case and will be required to pay approximately 10 lakh. Position क्या होगी? The outflow has become more likely to arise, and the amount can be reliably estimated. The accounting treatment ये recognize किया जाएगा, यानी कि एज ए प्रोविजन आपको recognize करना पड़ेगा। और अगर यहीं पर ये कह देते कि प्रोबेबिलिटी तो 75% है, लेकिन एस्टिमेशन हम नहीं निकाल सकते कि 10 लाख पर सेटल होगी, 5 लाख पर सेटल होगी, एक रीजनेबल एस्टिमेशन हम नहीं निकाल सकते। ऐसा थोड़ी होता है किसी ने कुछ केस किया उतना मिल ही जाएगा। आप सोचिए ना, कोर्ट की भी अपनी जजमेंट होती है, तो आप कुछ एस्टिमेशन नहीं निकाल पा रहे, तो भी ये कंटीन्यूअल लायबिलिटी बनी रहेगी, तो भी ये प्रोविजन की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज नहीं होगी, सिर्फ ये कंटीन्यूअल लायबिलिटी बनी रहेगी। चाहे 75% चांसेस हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, लेकिन खाली उससे तो काम नहीं चलता ना। प्रोविजन के लिए जरूरी है एक रीजनेबल एस्टिमेशन भी लगाना। 31 दिसंबर को फाइनली कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ जजमेंट दिया। द कोर्ट फाइनली डिसाइडेड द केस अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड एंड ऑर्डर्ड द कंपनी टू पे 10 लाख टू एक्ट। अब यहां पर ये एक एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है। अब ना ये कंटीन्यूअल लायबिलिटी रही है, ना ये प्रोविजन रहा है, अब प्रोविजन से बदल के एक सर्टेन लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों से आपको अच्छी तरह से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बड़ा ट्रैप रहता है कंटीन्यूअल एसेट और कंटीन्यूअल लायबिलिटी में, तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा है, और आप कौन से अगले टॉपिक पर में से चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअल लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इससे ट्रू फॉल्स अलग अलग समय पर कैसे आए हुए हैं। पहला है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कंटीन्यूअल लायबिलिटी, ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज के ट्रैप में फंसना नहीं है। कंटीन्यूअल लायबिलिटी इज एन असर्टेन लायबिलिटी बट इट्स अमाउंट एंड ड्यू डेट आर इनडिटरमिनेट। क्या कंटीन्यूअल लायबिलिटी असर्टेन लायबिलिटी होती है? नहीं, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है ना। तो कंटीन्यूअल लायबिलिटी ऑल्सो नॉट असर्टेन लायबिलिटी, असर्टेन नहीं होती है। तो कंटीन्यूअल लायबिलिटी इज एन अनअसर्टेन लायबिलिटी एंड इट्स अमाउंट एंड ड्यू डेट आर ऑल्सो इनडिटरमिनेट। A contingency defined as a condition or situation, the ultimate outcome of which gain or loss will known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event. Second, जो true false है, a continual liability need not be disclosed in the financial statement. Continual liability को financial statement में दिखलाने की जरूरत नहीं है, disclose पूछा है, जबकि ये false statement है, disclose करना पड़ता है और financial statement में ही करना पड़ता है। financial statement का एक part है not to account, तो false है। If provision fail to meet the recognition criteria, जबकि provision तो recognition criteria को meet करता है, fail नहीं करता है, तो this statement is also false. Next, a claim that an enterprise is pursuing through legal process. ध्यान से समझिएगा, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability. Enterprise ने केस किया हुआ है, तो ये contingent liability नहीं होगी, ये contingent asset होगी, तो ये statement भी अपने आप में false है। Next, when it is probable that firm will need to pay off the obligation, ध्यान से समझिएगा, probable, this gives right to the contingent liability. क्या अगर probable है कि हमें obligation का पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या ये contingent liability में आता है? अगर ये probable है, ठीक है ना, और अगर अमाउंट भी सर्टेन, एक अमाउंट को भी आप रीजनेबल एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, तो ये प्रोविजन की कैटेगरी में आएगा। कंटीन्यूअंट लायबिलिटी में क्या जाएगा? व्हेन इट इज नॉट प्रोबेबल। अगर आप ध्यान देंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नॉट प्रोबेबल है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। नॉट प्रोबेबल है, नॉट प्रोबेबल का मतलब है संभावना ज्यादा नहीं है। तो जब इन्हें प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है संभावना ज्यादा है, मोर देन 50% है, ठीक है, तो ये प्रोविजन में आएगा।
दूसरी चीज हम अपने आप ही मान लेंगे इसमें, क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि क्या रीजनेबल एस्टिमेशन से अमाउंट भी एस्टिमेट की जा सकती है, क्योंकि अगर यह यहाँ लिख दिया जाता कि प्रोबेबल है और रीजनेबल एस्टिमेशन से अमाउंट सर्टेन नहीं की जा सकती, तो भी कंटीजेंट लायबिलिटी में रहता, तब भी प्रोविजन नहीं होता। Present financial obligation of the enterprises which arise from the past event is termed as contingent liability. Present financial obligation which arise from the past event is termed as contingent liability. ये तो लाइबिलिटी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है। कंटीजेंट लाइबिलिटी तब है जब उस डेफिनेशन को आप आगे बढ़ाएंगे कि नॉट एक्सपेक्टेड कि आउटफ्लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का होगा, तब जाके वो कंटीजेंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आए। उन्होंने ये तो लिखा ही नहीं है, तो बस ये लिख दिया कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट है, बस ये लिख के छोड़ दिया। तो ये तो लाइबिलिटी की पहचान है, कंटीजेंट लाइबिलिटी की पहचान नहीं। तो यही कुछ क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, ये कुछ मैंने ट्रैप क्वेश्चन अपनी तरफ से भी दिए हैं, ये स्टडी कर लीजिएगा। और एक रिवीजन चार्ट भी दिया है जहां पर हम टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं, तो एक बार इसे भी देख लीजिएगा। कंटीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, जल्दी बताइए। आंसर इज नो, कंटीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं होती है। प्रोबेबल इनफ्लो फ्रॉम कंटीजेंट एसेट अगर है, प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ कंटीजेंट एसेट अगर है, तो डिस्क्लोजर चाहिए या नहीं चाहिए? यस, डिस्क्लोजर चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं चाहिए, हमें बोर्ड रिपोर्ट में चाहिए। वर्चुअली सर्टेन इनफ्लो है, रिकॉग्नाइज एसेट या इनकम के रूप में करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि खाली प्रोबेबिलिटी से बात आगे बढ़ चुकी है, वर्चुअली सर्टेन, तो यस यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन एसेट या एज एन इनकम। एवरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज ए लाइबिलिटी, जल्दी बताइएगा, क्या हर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी है? आंसर इज नो, वो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंटीजेंट लाइबिलिटी भी हो सकती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपका प्रोविजन भी हो सकता है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी है? आंसर इज यस। प्रोबेबल आउटफ्लो अगर हो, रिलायबल एस्टिमेट हो, तो क्या वो प्रोविजन हो सकता है? आंसर इज यस। कंटीजेंट लाइबिलिटी नेवर डिस्क्लोज, जबकि कंटीजेंट लाइबिलिटी तो डिस्क्लोज होती है, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी अगर है तो डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड, यस। क्लेम फाइल्ड बाय द एंटरप्राइज कंटीजेंट लायबिलिटी है क्या? क्लेम फाइल्ड बाय द एंटरप्राइज कंटीजेंट लायबिलिटी है क्या, जल्दी बताइएगा। आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि कंटीजेंट एसेट है, कंटीजेंट एसेट। क्लेम फाइल्ड बाय द एंटरप्राइज, क्लेम अगेंस्ट एंटरप्राइजेज मे बी ये कंटीजेंट लायबिलिटी, यस। अगर कोई एंटरप्राइजेज के अगेंस्ट क्लेम फाइल किया गया है तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकती है। तो ये टॉपिक मैंने अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करा दिया है। आप लोग मैसेज में जरूर बताइएगा कि कितना समझ में आया है आपको। कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, आप रिपीट कीजिएगा, वापस से आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी मानता हूँ कि टॉपिक इतना इजी नहीं है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक वन शॉट में आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो वापस से पूरे लेक्चर को दोबारा देखिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आपको सीए फाउंडेशन के कौन कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। मैं उसकी भी वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी से ही लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।